हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम बिजनेस मेथड की तैयारी कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे आज हम 10 एमसीक्यू देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो कम्युनिकेशन पे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट लैटिन विच मीन्स। कहता है कि ये जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कम्युनिस्ट शब्द से आया है। तो उस कम्युनिस्ट शब्द का मतलब क्या है? कॉमन या शेयर करना, कम्युनिटी, मैसेज या ओरल स्पीच। तो कम्युनिस्ट से का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कॉमन। कॉमन मतलब आपके और मेरे बीच जो कॉमन है, या कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या मैं आपके साथ अपने विचार साझा करूं कि ताकि अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने। तो इसका आंसर है सर ए, कॉमन या शेयर। एक समान बात या साधारण बात या साझा करना, कॉमन। मेन आप कॉमन और शेयर वर्ड याद रखिएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है संचार शब्द की उत्पत्ति या कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान्य। जैसे मैं कोई बात बोलूं, जो मैं बोलूं आप वही समझें, यानी उसको सामान्य अर्थ की तरह लें, अपने दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने। इसके लिए मैं आपके साथ कोई बात साझा करूं, तो उसके लिए वर्ड था कम्युनिस्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट विच मीन्स कॉमन। उसके बाद है व्हेन इंडिविजुअल कम्युनिकेट, जब लोग आपस में बात करते हैं, दे ट्राई टू स्टैब्लिश अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वो कोशिश करते हैं कि वो सेम पिच पे बात करें, मैं जो कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, अपन एक दूसरे की बात को समझ सकें, बिटवीन अमंग देमसेल्फ। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये आप देख ही लेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज। आराम से पढ़िए। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन आप देखिए क्या है, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं और उनका जो लेवल है वो भी अलग अलग है। समझो एक इस लेवल पे है, एक इस लेवल पे है, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। वो जैसे एक ये वाला कम्युनिकेशन होता है, ये है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है नीचे की तरफ, ये है डाउनवर्ड। लेकिन ये जो हो रहा है ये तिरछा कम्युनिकेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं विकर्णीय या डायगोनल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल दो इस तरह का होता है हॉरिजॉन्टल, जिसमें ये और ये दोनों एक लेवल पे होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। वैसे मैंने चारों बता दी एक तरह से। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं है, अपवर्ड नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो याद क्या रखेंगे, इसमें दो खासियतें हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग अलग होने चाहिए और वो जो अधिकारी जो आपस में बात कर रहे हैं उनका लेवल अलग अलग होना चाहिए। अगली स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए, पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में विचारों, भावनाओं तथा तथ्यों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। तो अपनी बात पहुंचाते हैं मतलब हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, फैक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये तो हो गया संचार। अब कहता है जब संप्रेषण एक निश्चित पथ में तथा व्यवस्थित ढंग से होता है तो इसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तो मतलब एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट पाथ एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर इट इज कॉल्ड फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे प्रिंसिपल सर हैं, तो हमारे बीच में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, नाप तोल के, बिल्कुल हायरार्की के हिसाब से कम्युनिकेशन होगा। यदि यह स्वतंत्र रूप से होता है तथा अनौपचारिक मानवीय व्यवहारों से उत्पन्न होता है तो इसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन मान लीजिए मेरे कलीग हैं, हम आपस में मस्ती मजाक करते हैं, ठीक है, तो या आपस में दोस्त लोग होते हैं, वो जो कम्युनिकेट करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इफ इट अकर्स फ्रीली एंड अराइजेज आउट ऑफ इनफॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और अब आया लास्ट जो इस क्वेश्चन का था। पहले तो इसने सारा बताया कि कौन सा कम्युनिकेशन कौन सा होता है। यदि दो विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के बीच में संप्रेषण होता है, इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, जो विभिन्न विभागों से संबंधित होते हैं, तो वो विकर्णीय संप्रेषण कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और अब इसका आप ग्राफिक देख लीजिए। मान लीजिए टॉप पे होते हैं प्रेसिडेंट, उसके नीचे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। ठीक है, ये सब इसके नीचे उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और नीचे सब उपाध्यक्ष हैं। अब मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट के नीचे होता है मैनेजर मार्केटिंग। अब यहीं से समझ लो, अगर यूं होवे, ऊपर से नीचे की तरफ होवे, तो इसे कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इस तरह का कम्युनिकेशन होवे नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन।
ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड समझेगा। लेकिन अब देखो, मार्केटिंग मैनेजर मान लो बात कर रहा है, अब बात करने में तो पाबंदी है नहीं, मार्केटिंग मैनेजर बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस से, तो एक तो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया, एक है वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक है विपणन विभाग यानी मार्केटिंग, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। ऊपर से लेवल का फर्क है, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है कि ये नीचे लेवल ऊपर लेवल, बात हम केवल ये कर रहे हैं कि विभाग अलग अलग हैं और इन अधिकारियों का लेवल अलग अलग है। अगर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये परमिजेबल है, इसकी अनुमति है या नहीं है, हम उस चक्करों में नहीं जाते। दुनिया में, संसार में, सब में आपस में कम्युनिकेशन होता ही है, हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। होप आपको समझ में भी आया होगा। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज अंगूरीय, कभी कभी यह शब्द नहीं होता है, अंगूरी लता शब्द भी चलता है, या वैसे सही शब्द है अंगूरीय लता संप्रेषण है। ये फॉर्मल संप्रेषण का टाइप है, इनफॉर्मल का है, अपवर्ड का है या डाउनवर्ड का है। तो जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा कैसे होता है, अभी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। अंगूर का गुच्छा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, दाएं बाएं भी होता है, हर तरफ फैला हुआ होता है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है। ठीक है, अब अंगूरी लता क्यों बोला, ये सब पे अपन अगली स्लाइड में अच्छे समझते हैं। वेल, व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब आप ये अंगूर का एक गुच्छा देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे भी आ रहा है, आजू बाजू भी जा रहा है। अब आप इसके 5-6 पॉइंट हैं वो पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें व्यापार के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हम घर गृहस्थी की बात नहीं कर रहे, व्यापार में या व्यावसायिक स्थल पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक संचरण का एक तरीका है। इट इज़ मोस्ट फाउंड इन लो लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अधिकतर क्या होता है, जो टॉप हायरार्की पे होते हैं ना, वो बहुत संतुलित और नाप तोल की बातें करते हैं, वो इधर उधर की गॉसिपिंग वगैरह नहीं करते। ये जो गपशप होता है, चुगलीबाजी होती है, इधर की बातें उधर करनी है, ये लो लेवल पे ज़्यादा पाई जाती है। अब मान के चलिए ये बात होता है कि लो लेवल के लोग जो होते हैं वो इसी तरह की गपशप में ही ध्यान लगाते हैं, और वहाँ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ही मुझे एक ध्यान आ गई कोट, आपको भी ध्यान होगा कि जो ग्रेट लोग होते हैं ना, जो ग्रेट लोग होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। जो महान लोग होते हैं वो हमेशा आइडिया के बारे में बात करते हैं। जो मीडियोकर होते हैं, मिडिल लेवल के लोग होते हैं, वो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। आज मैच हुआ, आज पॉलिटिक्स में ये हुआ, ये भर्ती है कैंसिल हो गई वगैरह वगैरह। और जो लो लेवल के लोग होते हैं ना, वो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी बातों में, आप कभी गौर करना, अगर आपकी बातों में आपस में तेरी मेरी करते रहते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आप उस तेरी मेरी में ही व्यस्त हैं, तो मान के चलिए कहा जाता है कि आप लो लेवल का ज़िंदगी बिताएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को देखने के लिए, जो चीज़ें घट रही हैं आप उनको नहीं देख रहे, और आइडियाज़ पे तो आप बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, खैर, तो जस्ट ये है कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है जिसमें गपशप, चुगलीबाजी और इधर से इधर की बातें होती हैं, वो लो लेवल पे पाया जाता है। ग्रेप वाइन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर इश्यूज। वेल, ग्रेप वाइन ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। मान लो किसी को नौकरी से हटाया जाना है, लगाया जाना है, प्रमोशन देना है, डिमोशन देना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसका एक फॉर्मल लेटरबाजी होता है। वहाँ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन काम नहीं आता। ग्रेप वाइन इज कॉल्ड सो बिकॉज इट स्प्रेड्स एट ऑल लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी लेवल। अब इसमें कोई सीक्वेंस या फ्लो नहीं होता है, ये हर तरफ फैलता है। इसे जंगल की आग तरह कहते हैं, एक ने सुनी दूसरे ने पहुंची। मतलब आज के लिए जो व्हाट्सएप पे होता है ना, इधर से बात कहाँ की कहाँ 2 मिनट में पहुंच जाती है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। दो फॉर्मल चैनल एग्जिट्स, द इनफॉर्मल चैनल डेवलप्स व्हेन पीपल इंटरेक्ट्स विद अदर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है कि यद्यपि औपचारिक रिलेशन होते हैं, जैसे मेरे ऊपर प्रिंसिपल सर हैं, मैं हूँ, फिर मेरे नीचे मान लीजिए सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, वो औपचारिक संबंध होते हुए भी जब लोग आपस में बात करते हैं, आपस में थॉट्स वगैरह शेयर करते हैं, तो वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बनता है। और इसके बारे में सुनिए जरा, हिंदी में ये सारी बातें। ग्रेप वाइन या अंगूरीय लता संप्रेषण एक अनौपचारिक संप्रेषण का हिस्सा है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वैसे वो होता है जो अपने अनौपचारिक औद्योगिक संबंधों के कारण होता है। मान लीजिए वर्क प्लेस पे हूँ, अब मैं हूँ, मेरे कलीग साथी हैं, हम आपस में लंच पे आएंगे तो बातें चीतें करेंगे, चाय पियेंगे, तो उस समय गपशप हाँकेंगे। उस समय हम सारा टाइम पढ़ाई की बातें थोड़ा ना करेंगे। तो उस समय जो कम्युनिकेशन होगा ना, कि ट्रांसफ़र हो रहा है, आज इसको डांटा, प्रिंसिपल सर छुट्टी करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, कुछ भी, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। बिजनेस के अंदर आप अपने तरफ से सोचिए, यहाँ संप्रेषण की कोई नियत दशा नहीं होती। मतलब ना तो ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ना नीचे की तरफ ऊपर की तरफ होता है, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन होता ही नहीं है। और यहाँ पे जो संबंध होते हैं वो औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं होते, बस हम आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो पियोन लेवल का बंदा है वो प्रिंसिपल सर से गपशप कर रहा है, कर ही सकता है,
मान लीजिए एक गेट कीपर है, वो कंपनी के मालिक से बात कर रहा है तो कर ही सकता है। तो ठीक है, तो ऐसी कोई दिशा, यह मानव स्वभाव से स्वतः उत्पन्न तथा संबंध पर आधारित होते हैं। हम आपस में पूछते हैं, वाह भाई क्या हालचाल चल रहा है, और फिर इधर उधर का, और तेरे को पता है, और तेरे को पता है, मान लो ये वाली कहानी तो जरूर होती है, और तेरे को पता है ये हो गया वो हो गया। तो ये जो होता है ना, ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। और एक लास्ट बात और समझ लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अनौपचारिक संबंध, यहाँ पढ़िए, अनौपचारिक संबंध प्रायः सम स्तरीय अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के मध्य पाए जाते हैं। वैसे इनफॉर्मली ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक तो लो लेवल पे करते हैं और आपस में लो लेवल वाले ही करते हैं, या मिडिल लेवल वाले करते हैं तो आपस में मिडिल लेवल वाले ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात बहुत तेज़ी से फैलती कैसे है वो देखिएगा अभी। अच्छा, इन कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन तथा बुश टेलीग्राफ भी कहते हैं। अब आप देखिए हायरार्की क्या होती है, या सोपान श्रृंखला क्या होती है कि एक जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर के नीचे है परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट के नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अधीक्षक आपका सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर है, कर्मचारी है। अब मान लीजिए इस ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो उसे डाउनवर्ड कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ का कर्मचारी, यानी कहाँ का, क्रय विभाग का कर्मचारी, वो गप्पे लगा रहा है, किससे लगा रहा है, इससे। क्रय विभाग का कर्मचारी विक्रय विभाग के सुपरिटेंडेंट से गप्पेबाजी कर रहा है या उनकी कानाफूसी कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सूचना आगे दे दी इधर कंट्रोलर को, किसके, लेखा विभाग के कंट्रोलर को। वहाँ से सूचना उन्होंने दे दी लेखापाल को, अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने वो सूचना दे दी शोध विभाग को यानी रिसर्च डिपार्टमेंट को। तो आप देख रहे हो सूचना बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप इसमें जहाँ जहाँ सूचना लिखा हुआ है ना, उसमें देखो सूचना किस तेज़ी से फ्लो कर रही है। तो उपयुक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि इन संदेशों की प्रसार गति बहुत तेज़ होती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे आगे होते होते सूचना का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। तो इसलिए कहा मैंने, इसे जंगल की आग कहते हैं कि सर इतना मत समझाओ, छोटे से क्वेश्चन में इतनी देर लगाओगे क्या। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा भौतिक बाधा नहीं है। पुअर वोकेबलरी, नॉइज़, इम्प्रॉपर टाइम या डिस्टेंस। अब इसके लिए देखो, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, एक आदमी जिस सेंस में बात को कहना चाहता है उसी सेंस में वो सामने वाले तक पहुँचे। मैं जो बात कहूँ, जिस थॉट प्रोसेस के साथ कहूँ, जिस इंटेंट या इरादे से कहूँ, सामने वाला उसी इंटेंट को समझे, तो हो गया प्रॉपर कम्युनिकेशन। लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब बहुत मुश्किल चीज़ होती है, उसमें 50 तरह के लफड़े हुए हैं। कई बार तो माना जाता है कि ए चीज़ जो कही जाती है और बी तक जब वो चीज़ पहुँचती है, ए से लेके ई तक पहुँचती है, तब तक तो मतलब पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। खैर, और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें कई तरह की बाधाएँ हैं। तो मैं आगे आपको कई तरह की बाधाओं के बारे में बताऊंगा। अभी बात चल रही है फिजिकल बैरियर की। तो मान लीजिए कि ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचने में, अगर मैसेज पहुंचने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो फिजिकल बैरियर है। तो अगर वोकेबलरी का चक्कर है, बोलने वाला अपने ही तरीके से बोल रहा है, समझने वाला अपने ही तरीके से समझ रहा है, उनके बीच में शब्दावली की कमी है, या वोकेबलरी का एरर है, या द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अगर ये वाली प्रॉब्लम है ना वोकेबलरी की, तो ये तो भाषा से संबंधित प्रॉब्लम है। तो ये भाषाई बाधा है, भाषाई बाधा, लैंग्वेज या सिमेंटिक बैरियर है ये। लेकिन शोर हो रहा है, जैसे मशीन चल रही है बहुत तेज़, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है, या मैं मान लो अभी वीडियो बना रहा हूँ, बाहर से पीछे ट्रक निकले ज़ोर से और उसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ ही सुनाई ना दे, तो नॉइज़ की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है वो फिजिकल बैरियर है। इम्प्रॉपर टाइम, मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन आता है, उस समय आप बस में चढ़ रहे हो, रेल में चढ़ रहे हो, या आप मान लीजिए कि सोने का समय है, हॉस्पिटल में हो, मतलब कुछ भी है, तो अगर वो टाइप का एरर है तो वो फिजिकल बैरियर है, ठीक है। डिस्टेंस अगर बहुत दूर है, हेलो हाँ ऐसा लाइक चल रहा है, तो वो भी फिजिकल बैरियर है। तो ये तीनों तो फिजिकल बैरियर हैं। तो इसने पूछा था कौन सी भौतिक बाधा नहीं है, तो जो पुअर वोकेबलरी की प्रॉब्लम है वो आपकी भाषाई बाधा है। ओके, अब मैं आपको काफ़ी सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा इसके बाद, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वैसे मैंने इस वीडियो के नीचे पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहता है संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के माध्यम से संबंधित जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसे भौतिक बाधा कहते हैं। जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसके बीच में मैसेज पहुंचने में जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो भौतिक बाधाएँ होती है। जैसे शोर, बहुत शोर हो रहा है, समय प्रॉपर नहीं हो, बहुत दूरी हो, तो ये सब भौतिक बाधाएँ होती है।
अगर शब्दावली की कमी का इशू है तो ये भौतिक बाधा नहीं है, बल्कि ये भाषाई क्या सेमेंटिक बैरियर है। ठीक है, ये बात इंग्लिश में लिखी है, आप समझ जाएंगे। और अब यहाँ से बहुत सारी स्लाइडें हैं, मैं सबको नहीं समझाऊंगा, पर आपको ये सब याद कर लेना है। आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और बाद में पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके बैरियर कौन कौन से होते हैं? तो बैरियर बेसिकली 6 तरह के होते हैं। पहला हो सकते हैं सिमेंटिक बैरियर, यानी भाषा संबंधी, आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है। ठीक है। संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तीसरे होते हैं इमोशनल या परसेप्शनल बैरियर। चौथे हैं आपके फिजिकल बैरियर। पांचवें हैं आपके पर्सनल बैरियर। और छठे हैं आपके अदर बैरियर। अब इन सब के अंदर 5-5, 6-6 हैं, तो ये सब याद करना, मतलब खाली मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो 2 घंटे का वीडियो इस पर बन जाएगा। तो अब मैं केवल स्लाइड पढ़ते जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जब सबसे पहले जो आपका आया वो आ गया आपका लैंग्वेज वाला बैरियर। लैंग्वेज वाले बैरियर में हो सकता है कि आप रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है, या फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, अनक्लैरिफाइड प्री कॉन्सेप्ट्स और यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। कई बार आप बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप पता नहीं कौन से देश की भाषा बात कर रहे हैं, सामने वाला बहुत ग्रामीण देहात से हो तो उसे समझ नहीं आ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, वो अपनी ग्रामीण भाषा में बोल रहा हो, आप शहरी लैंग्वेज में हो, आप समझ ही नहीं पा रहे, तो भाषा ही बाधा होती है। ठीक है, ये हो गई आपके सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है? जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, रेप्यूटरी रिलेशन हो, बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स। तो बीच में हमारा फ़ोन ही ख़राब हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया तो मान लीजिए आगे से कोई ऑर्डर आना है तो वो आ ही नहीं सकता, आपके मोबाइल में पानी चला गया। ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। इसके बाद है इमोशनल या परसेप्शनल बैरियर। इमोशनल एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड ऐसा होता है, किसी की ग्रास्पिंग पावर यानी समझने, सोचने या ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। सेलेक्टिव एटीट्यूड होता है। यूजफुल मिक्सिंग एंड किलिंग ऑफ ओरिजिनलिटी, कहाँ कुछ गया था, पहुँचा नीचे नीचे गुड़ का गोबर हो गया तो हो ही सकता है। डिस्ट्रस्ट ऑन कम्युनिकेशन, कई बार जो सोर्स होता है आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते। अनमेच्योर एवेल्यूएशन, ये सब आपके इमोशनल बैरियर हैं। इसके अलावा जो फिजिकल बैरियर अपन ने पढ़ा उसके अंदर ये था, देखो, नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। इस वजह से हम मैसेज समझ नहीं पा रहे हो। लिटरेरी एक्सप्लोजन, आजकल सूचना का अथाह भंडार है तो पूरी सूचना कहीं तक पहुंच ही नहीं पाती है। फाइनेंस रिलेटेड ऑप्टिकल्स और हेलो इफेक्ट, एक बात कही जा रही है, 2 लोग सुन रहे हैं, ए कुछ समझ रहा है, बी कुछ समझ रहा है, आपस में ए और बी भिड़ गए आपस में, तो हेलो इफेक्ट होता है। इसके बाद पर्सनल बैरियर है, जैसे सीनियर ऑफिसर रिलेटेड ऑब्स्टिकल, सीनियर से के एंड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ड्यू टू सबऑर्डिनेट हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज का चक्कर हो सकता है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, ख़राब एटीट्यूड, फियर होना, प्रॉपर मीडियम ना होना, टाइम का अभाव होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो ये पर्सनल बैरियर है। इसके अलावा अदर बैरियर्स भी हैं। अदर बैरियर्स में है ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा सूचना कि मेन मुद्दे की बात ही दब गई। और प्रॉब्लम ड्यू टू गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये बहुत बड़ी बाधा है। खास करके जो बड़ी कंपनीज होती हैं या जहाँ हेड ऑफिस होते हैं, जहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो उनका बहुत समय लगता है क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इतने सारे बैरियर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से,
अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें अगला क्वेश्चन कहता है, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित कदम किस क्रम में उठाए जाते हैं? इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग स्टेप्स टेकन फॉर कम्युनिकेशन? अगर आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए आप संस्था में हैं, मैं कॉलेज की बातें छोड़ दूँ, आप एक संस्था में हैं और आपको कोई बात अपनी पहुंचानी है, तो क्या सीक्वेंस होगा? ऑप्शंस पहले 5 सुन लेते हैं। समस्या के समाधान के विकास के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना, विचारों या निर्णयों का संप्रेषण करना, समस्या को स्पष्ट करना, संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापन करना, निर्णय के अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करना। अब ये 5 हैं, अब आप इसको, ये ऊपर नीचे हैं, आपको इसको जमाना है। देखो, मान लीजिए कि है ना, आपकी सेल है वो पिछले 2-3 महीने से बहुत डाउन जा रही है, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को सामने रखोगे, तो सबसे पहले आप कहें कि प्रॉब्लम को स्पष्ट करोगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो समस्या को स्पष्ट करना, ये हो गया पहला कदम। उसके बाद समस्या के समाधान के विकास के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना। फिर आप क्या करोगे, जो भी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सेल्स पर्सन्स की टीम है उसको बुलाओ, सेल मैनेजर को बुलाओ, ऊपर जो सुपरवाइज़र हैं उनको बुलाओ, भाई क्या हो रहा है, सेल क्यों नहीं हो रही है, उनसे आइडियाज़ लो। तो आप फिर समस्या के समाधान के लिए लोगों से सहयोग प्राप्त करो। उसके बाद क्या होगा, जो भी निकल के आया कि सर ये करना चाहिए, डिस्काउंट ऑफर लाने चाहिए, इस टेरिटरी में प्रवेश करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए, वो जो भी थॉट्स निकल के आए या जो भी डिसीजन निकल के आए वो आप कम्युनिकेट करोगे। मीटिंग में तो 4-5 लोग आएंगे, फिर आप नीचे तक उसको कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद है लोगों को, चौथा ये है, निर्णय के अनुसार कार्य करने तो लोगों को प्रेरित करना। फिर आप लोगों को प्रेरित करोगे, भाई आपको ये करना है। और लास्ट में आप देखोगे कि आपने प्रॉपर कम्युनिकेट किया और नतीजे आए या नहीं आए। तो सबसे पहले रहा सी के बाद 2 में रहा ए, उसके बाद ये रहा बी, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका रहा ई, और 5वें नंबर पे रहा डी। CABED आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यही सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। सामान्यतः संप्रेषण का तात्पर्य क्या है? प्रेषक द्वारा उचित माध्यमों से प्राप्तकर्ता तक कोई संदेश या सूचना प्रेषित करना। यही होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है, आप सूचना कम्युनिकेट करते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, स्पेसिफाई करो प्रॉब्लम क्या है, ये अपना थॉट उनके साथ शेयर करो। फिर उनके थॉट्स लो कि ये प्रॉब्लम है या ये विचार है, आप क्या सोचते हैं, उनसे सहयोग प्राप्त करो। उसके बाद जब एक जजमेंट पे आप पहुंच जाएं, है ना, कल हमने डेल्फी तकनीक पे भी बात की थी विज्ञापन वाले चैप्टर में, जब आप एक उस पर पहुँच जाओ तो फिर उसको आप कम्युनिकेट करोगे लोगों तक, और फिर कम्युनिकेट करने के बाद को आप मोटिवेट करोगे कि भाई अपने को ये काम करना है, और लास्ट में कितना इफ़ेक्टिवली बात पहुंची, क्या रिजल्ट हासिल हुए नहीं हुए, ये अपने को उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज़ नोन एज, ये वैसे कंप्यूटर लाइन का क्वेश्चन है। एक वर्ड होता है एनकोडिंग और एक होता है डीकोडिंग, ठीक है। तो जो आपको समझो बात पहुंचानी है, मान लो आपको ए बात है और बी तक पहुंचानी है, उसको आप जिस तरह के सिंबल्स में भेजते हो, ठीक है,
तो उसे तो हम कहते हैं एनकोडिंग। तो जो मैसेज होता है, मैसेज को जब अपन कम्युनिकेशन सिंबल्स में बदलते हैं तो वो आपका कहलाता है एनकोडिंग। और फिर वो वहाँ जब उस मैसेज उसके बाद पहुँच जाता है, वो उसे ओपन करता है, तो वो कहलाती है डिकोडिंग। ठीक है, तो पहले कोड में बदलना या उसको किसी खास तरह के शैली में, पैटर्न में, सिंबल्स में बदलना, ये एनकोडिंग होती है। तो पहले इनकोडिंग होती है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, ये दोनों तरफ से घुमा के पूछ सकता है। तो अभी मैं तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। संदेश को, जो आपका मैसेज है, जो आपका थॉट है, जो आइडिया है, जिसे आप पहुँचाना चाहते हो दूसरे तक, तो जब आप उसे प्रतीकों या सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है एनकोडिंग। ठीक है, एक बार मैं और थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको। विचारों को लिपिबद्ध करना, ये थोड़ा हिंदी टर्म है, वैसे इसका मतलब है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का क्या मतलब है? प्रेषक द्वारा, सुनना ध्यान से, प्रेषक द्वारा संदेशों को प्रतीकों में बदलने से है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप समुचित शब्दों का, कंप्यूटर भाषा का, चित्रों, चिन्हों, आकृतियों अथवा संकेतों आदि का उपयोग किया जाता है। तो जनरली अपन कोडिंग में सोचते हैं कि कोई अपन उसको नंबर वगैरह देंगे। जैसे मान लो मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो यूट्यूब वीडियो बनाते ही जब मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ तो एक नंबर जनरेट हो जाता है। तो वो एक तरह से उसकी एनकोडिंग हो गई। फिर आप उस पर क्लिक करते हैं, उसको फिर अनलॉक करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, तो वो डिकोडिंग हो गई। ठीक है, लेकिन विचारों को भाषा में देने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए, मतलब हम क्या करना चाहते हैं? अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है? भाषाई माध्यम है। तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश सरल हो, स्पष्ट हो, सामने वाले का नेचर समझ लेना, उसमें किसी तरह का डाउट नहीं हो। क्योंकि अगर संदेश में किसी भी तरह का भ्रम हुआ तो वो आपके संप्रेषण का प्रबल शत्रु होगा। अगर किसी तरह की एम्बिग्यूटी है, मान लीजिए मैं मेरे वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ या मैं मेरे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ और मैं उसमें अगर कुछ अस्पष्टता रखता हूँ तो मेरा दुश्मन मैं खुद ही हूँ। अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ तो ठीक है, कोशिश तो मैं करता हूँ, या मतलब कोई भी होता है वो कोशिश यही करता है कि अपनी बात को सही तरह से कम्युनिकेट करे। इसीलिए पढ़ने लिखने का बड़ा महत्व है। आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे बातों को। एनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद है प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है। अगर नहीं है पहचानना है तो इसका मतलब 3 इसमें से सिद्धांत है और एक कोई सिद्धांत नहीं है। स्पष्टता का सिद्धांत, अब आप एक एक शब्द लगा के देखो। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए साहब, तो यस। परम सद्विश्वास का सिद्धांत बिल्कुल सही। दोनों में, कहने वाले और सुनने वालों में आपस में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कहने वाला ये विश्वास करे कि सामने वाला सुनेगा, समझेगा, और सुनने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि ये कह रहा है तो सच कह रहा होगा, इसकी बात में कोई दम होगा, मुझे सुनना चाहिए। यानी दोनों में आपस में विश्वास होना चाहिए। पूर्णता का सिद्धांत ऑब्वियस सी बात है, पूरी बात खत्म करनी चाहिए। मान लो कभी मैं आपको पिक्चर दिखाने बैठा दूँ या पिक्चर देखने जाए और इंटरवल पे एकदम से अनाउंस हो जाए, पर्दा गिर जाए और कह दे पिक्चर खत्म हो गई, तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गई पिक्चर खत्म, है ना? तो काफ़ी शॉकिंग सा हो जाए आपके लिए, ऐसे कैसे खत्म हो गया, बात तो कंप्लीट हुई ही नहीं। तो वाली बात है। और नम्रता का सिद्धांत, बातों में नम्रता होनी चाहिए, अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपका प्रभावशाली संचरण का सिद्धांत नहीं है। अगेन, पढ़े हुए होने और ना पढ़े होने से फ़र्क है। सुनने में तो ये सारी बातें सही लगती हैं, ये सारे होना चाहिए, लेकिन अब तो अगर तुमने सुन लिया और यही क्वेश्चन आ गया तो तुम बिल्कुल सही लिख दोगे कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी ये नहीं है भाई। क्लैरिटी होनी चाहिए, आपस में एब्सोल्यूट या एटमोस्ट ट्रस्ट होना चाहिए, बात कंप्लीट होनी चाहिए। ये सब प्रभावशाली संचरण के सिद्धांत हैं, लेकिन नम्रता या ह्यूमिलिटी नहीं है सिद्धांत इसका। एक बार इसको देख लीजिए आप। प्रभावशाली संचार का तात्पर्य संचार की ऐसी विधि से है जिससे सही सूचना, पूर्ण सूचना व समयबद्ध सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है। देखो मकसद क्या होता है? सूचना सही से पहुंच जाए, कंप्लीट पहुंच जाए और टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, तो प्रभावशाली संचरण के लिए 4 ये बताएंगे। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैसेज आपका एक्यूरेट या प्योर होना चाहिए, और मैसेज देने वाले और लेने वाले में आपस में परम विश्वास होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट है कि नम्रता का सिद्धांत प्रभावशाली संचार का सिद्धांत नहीं है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो
इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा संप्रेषण में बाधक नहीं है? मतलब इसमें 3 बाधाएं हैं और एक है जो बाधा नहीं है। अफेक्शन यानी स्नेह, प्यार, इसे अपन होल्ड में रखते हैं। परसेप्शन, देखिए जब आप किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं ना, आप पहले से ही सोच लेते हैं ये आदमी तो ऐसा है वैसा है, ठीक है, कोई परसेप्शन, आप किसी के बारे में कोई अनुभूति या बोध रखते हैं ना, तो फिर आप चीज़ों को वैसे नहीं सुनते जैसी वो होती हैं, ठीक है ना। वो ऐसे ही याद आई बात की, जैसे जब अपन किसी को प्यार करते हैं ना तो उसकी बुराइयां नहीं देखते हैं, ठीक है, और जब अपन किसी से नफरत करते हैं ना तो उसकी अपन फिर क्या, उसकी फिर अच्छाइयाँ नहीं देख पाते। तो ये प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, जब आप किसी से प्यार में हैं तो अब आपको उसकी बुराइयां नहीं दिखाई दे रही, वो आप तक कम्युनिकेट नहीं हो रही, और जब आप किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के प्रति गुस्सा है, तो अब आपको उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिख रही। तो जब हम किसी के लिए परसेप्शन बना लेते हैं, ये आदमी तो ऐसा है, ये लड़की तो ऐसी है, वो लड़का तो ऐसा है, तो फिर आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ये बैरियर है। इसी तरह से डिस्ट्रस्ट, अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं तो भी एक बैरियर है, क्योंकि फिर आप ढंग से सुनेंगे नहीं, सामने वाला कहेगा नहीं। नॉइज़, अगर बहुत शोरगुल है, बहुत शोर शराबा है, तो बात एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाती है, ये एक फिजिकल बैरियर है। लेकिन जो अफेक्शन है, आपस में स्नेह या प्यार है, उससे बढ़िया कम्युनिकेशन हो पाता है। अगर एक बाप बेटे में प्यार है तो बाप जो कहेगा बेटा अच्छे से समझेगा। अगर उनके बीच में अच्छा स्नेह और मोहब्बत है तो वो ये जो चीज़ है ये संप्रेषण में कतई बाधक नहीं है, बल्कि ये इसको प्रभावशील बनाती है। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्नेह से जो संप्रेषण है उसमें प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस आती है, बाकी जो डिस्ट्रेस्ट है, परसेप्शन है, शोरगुल, नॉइज़ है, उससे मुश्किल आती है, वो बैरियर उत्पन्न करते हैं। इसके बाद कहता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। अब ये देखिए आप, ये डाउनवर्ड क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पे तो होंगे ऊपर बॉस, ठीक है, गुस्से में है बहुत, अरे बाप रे इतना गुस्सा, और ये नीचे भाई साहब, ये इसको मज़े आ रहे हैं, देखो छोटू को, ठीक है। तो आपका डाउनवर्ड में क्या होता है, डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे, ये एरो है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोगामी।
अधोगामी संचरण हुआ करता है, तो नाम से ही समझ जाओगे, तो हिंदी का वोकेबलरी का क्वेश्चन हो गया कि अधोगामी संचरण जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ऊपर से नीचे क्या दिए जाते हैं? ऑर्डर। तो मैं अब आपको 4 स्लाइड दिखाता हूँ, इसमें आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल चारों आ जाएंगे। चारों को ढंग से समझ लेना ताकि मैं और वीडियो ना बनाऊँ तो भी काम चल जाए। वैसे अधोगामी संचार क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। और एक संगठन में अधोगामी संचरण का क्या प्रयोग है? उच्च से निचले स्तर के प्राधिकरण के लिए सूचना का प्रवाह है। ऊपर से नीचे की तरफ जब सूचनाएं जब दी जाती हैं अथॉरिटी के साथ, तो वो होता है डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसकी आप इमेज देखेंगे तो आप देखो ऊपर का क्या होता है? सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे है, मान लीजिए, वैसे उसके उसी के अंदर होता है प्रबंध संचालक, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। विभागीय प्रबंधक, ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर। उसके बाद है पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, और उसके नीचे है कर्मचारी, एम्प्लॉय। अब अगर आप देखो एरो कैसे हैं, एरो है नीचे की तरफ, एरो है नीचे की तरफ, ठीक है, दिख रहे हैं आपको? तो ये बीओडी कुछ डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसाइड करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर उसे डिपार्टमेंटल मैनेजर तक पहुंचाएगा। ऊपर से नीचे तक का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो इसमें क्या कि किसके लिए यूज़ होता है? जब आदेश दिए जाने होते हैं, निर्देश दिए जाने होते हैं, सूचना पहुंचानी होती है, सर्कुलर करना होता है, कुछ चीज़ को सर्कुलेट करना होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो फ्लो है वो है डाउनवर्ड। आप समझ गए हैं बात? अब इसके नाम याद रख लीजिए, इसे अधोगामी संचरण कहेंगे या आदेशात्मक संचरण कहेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आदेश ही दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? नीचे से ऊपर में क्या होगी? नीचे से ऊपर भेजी जाती है निवेदन, साहब तनख्वाह बढ़ा दो, सुझाव, सर ऐसा कर लें, शिकायत, सर वो मेरी बात है नहीं सुन रहा, रिपोर्ट करना, सर इस महीने अपनी सेल इतनी है, आपत्तियाँ, सर मेरे को टाइम नहीं जमता आपका, ऐसा कुछ। ज़्यादा अकड़ के मत बात करना। आजकल समय ख़राब चल रहा है, पता नहीं कब नौकरी से हटा दिया जाए। ठीक है, ओके। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? देखो वही लोग हैं ना, वही लोग हैं, लेकिन अब के बाद एरोज की दिशा देखो। कर्मचारी को कोई बात पहुंचानी है तो वो सुपरवाइजर को पहुंचाएगा, सर तनख्वाह बढ़ाओ, बोनस दिलाओ। सुपरवाइजर इसको बताएगा कि नीचे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो रहा है, जिनका कुछ करो। विभागीय प्रबंधक एमडी तक बात पहुंचाएगा, एमडी बीओडी तक बात पहुंचाएगा। वो कहते नहीं है, अरे हाँ हाँ बात करेंगे, साहब से बात करेंगे। तो आप ये सब देते हो उनको, निवेदन, सुझाव, शिकायतें, और वो ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो ऊपर की तरफ, जैसे गर्दन में ऊपर करता हूँ तो वो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी। ठीक है, समझ गए सर? इतना क्यों समझा रहे हो आज? इसके बाद जो तीसरा है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल इस तरह का होता है ना? तो इसे अपन क्या बोलेंगे? समतल, 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 दोनों समान लेवल पे हैं। ठीक है, क्षैतिज, ठीक है, हमें पता है ये वाला जो होता है इसको वर्टिकल बोलते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जो होता है वो वर्टिकल भी कहलाता है। ठीक है, लंबवत। और जो इस तरह से होता है वो आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल, और इसको पार्श्विक संप्रेषण भी कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, या फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, या मार्केटिंग मैनेजर आपके स्टाफिंग मैनेजर, पर्सनल जो मैनेजर होता है जो पर्सनल डिपार्टमेंट को देखते हैं उनसे बात कर रहा है, या रिसर्च से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैनेजर लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये एक ही लेवल के लोग हैं, एक ही लेवल के लोग हैं ना, तो ये इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। या मान लो ये जो वित्त विभाग का एचओडी है वो परचेज के एचओडी से, या प्रोडक्शन के एचओडी से, या सेल्स के एचओडी से बात कर रहा है, तो ये एचओडी लेवल पे बात हो रही है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। या मान लीजिए फाइनेंस का सुपरवाइजर प्रोडक्शन के सुपरवाइजर या मटेरियल सुपरवाइजर से आपस में बात कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर लेवल पर बात हो रही है, तो समतल है, हॉरिजॉन्टल है। और जो चौथा होता है वो होता है आपका डायगोनल। डायगोनल पे अपनी बात हो गई है पहले भी। डायगोनल में क्या हो रहा है कि लेवल अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए ये यहाँ पे है लेवल में 30 नंबर पे, ठीक है, तो ये जो सुपरवाइज़र है वो यहाँ के सेकंड लेवल के बंदे से बात कर रहा है। ठीक है, या उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये है उत्पादन प्रबंधक, यानी जो प्रोडक्शन वाली हायरार्की, ये वो वाली हायरार्की है, और प्रोडक्शन वाला हायरार्की वाला बंदा बात कर रहा है किससे? फाइनेंस वाली हायरार्की से। तो एक विभाग चेंज हो गया, और इनका लेवल देखो, ये तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। इस तरह की जो बात होती है ना, जब इस तरह का एरो बनता है, इस तरह का एरो, ठीक है, इस तरह का, तो ये आपका डायगोनल होता है। समझ गए? ठीक है, और नहीं समझाऊंगा, वैसे भी ज़्यादा समझा दिया। इसके बाद लास्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। अब आप खुद सोचो, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किन के बीच होता है? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, सुपीरियर यानी ऊपर से सबऑर्डिनेट के बीच में जो होगा वो तो होगा डाउनवर्ड। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होगा वो होगा अपवर्ड। एम्प्लॉय विद सेम स्टेटस, ये जो होगा वो कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ। तो एक बात जल्दी सुन लीजिए, समान स्थिति वाले या समान स्टेटस वाले कर्मचारियों के बीच का जो संचरण होगा वो क्षैतिज संचार होगा, क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसे पार्श्व संचार भी कहा जाता है।
इसमें संगठन के समान स्तर पे व्यक्तियों के बीच में या समूहों के बीच में संदेशों का प्रवाह होता है। हिंदी बड़ी टिपिकल होती है, व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच में, या तो इंसान टू इंसान या ग्रुप टू ग्रुप बात होगी। और इसमें ऊपर या नीचे की तरफ संदेश का प्रसारण नहीं होता है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ संदेश रिले नहीं किए जाते हैं। और एक लास्ट स्लाइड आ रही है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए तीनों मैनेजर लेवल के लोग हैं, अगर ये आपस में बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। होप वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, उसमें बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रखा है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत हो तो चैनल को शेयर कीजिए, कुछ पूछना हो बताना हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।